बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं? जी खैरियत ठीक से? ठाक हैं, खैरियत। नाज़रीन, आज जिस मौजू और जिस दरिंदगी के वाक़े के हवाले से मैं प्रोग्राम में बात करने जा रही हूँ, जिससे हम आगाज़ कर रहे हैं, वो ऐसा वाक़या है कि जिसके बारे में सोचते हुए रूह कांप जाती है। और आप यकीन करें कि आज मुझसे ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था और इससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी। ऐसा लगता है कि अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, जैसे दिमाग माऊफ हो जाए, क्योंकि ये एक औरत के साथ नहीं, ये इस मुआशरे की, इस मुल्क की हर बेटी, हर बहन, हर माँ की तजलील हुई है। आज के दिन के बाद मैं खौफजदा हूँ अपने घर से निकलते हुए। आप सोचें कि मोटरवे, जिसको सेफेस्ट हाईवे समझा जाता था पाकिस्तान की, वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आना किस कदर अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितने भी आप अल्फाज ले आएँ, वो कम पड़ते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूँ, मेरे ख्याल में हम इम्तियाज़ गुल साहब से ही इस पर, क्योंकि इम्तियाज़ साहब मुझसे तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही, मैं चाहूँगी कि ये कोई एक केस नहीं है, ये तसलसल के साथ, तवातर के साथ ये केसेस का, क्या हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन कोई महफूज नहीं है इस मुल्क में। कितने जल्दी ये केस, पिछले अगर केसेस को हम सामने रखें तो ये कंक्लूड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है एटीएम कार्ड उस खातून का यूज करते हुए। खैर, अभी इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट होगी, पता चलेगा कि क्या हुआ है। आपको लगता है सजा मिलेगी? क्योंकि मायूसी है लोगों के। देखिए, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पहले हम बैरिस्टर शाहिदा जमील साहब हैं हमारे साथ, जी, इस वक्त हमारे तो साथ मौजूद है। हमारे पास बल्कि एक रिपोर्ट उससे भी पहले एक रिपोर्ट भी है, जी, तो वो रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर शाहिदा जमील साहब से बात करते हैं, बिल्कुल। बाद में हम अपना तबादला ख्याल कर लेंगे। ये रिपोर्ट चलाइएगा, फिर हम वापस आते हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े के बाद मुल्क भर में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जिनसी जराइम के मुतालिक एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। गैर सरकारी तंजीम साहिल की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 2846 केसेज रिपोर्ट हुए, जिसमें अगवा, जिनसी ज़्यादती और इज्तिमाई ज़्यादती के केसेज शामिल हैं। ज्यादती का शिकार होने वालों में 54% लड़कियां और 46% लड़के हैं और उनकी उम्र 6 से 15 साल के दरमियान है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तादाद में वो केसेस शामिल ही नहीं हैं जिनकी मुतासरा बच्चों के वालिदैन पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ऐसे जराइम में मुतासरा बच्चे का कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी या जानने वाला मुलविस होता है और ये भी एक बड़ी वजह है कि ऐसे केसेस पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए जाते। रिपोर्ट आपने देखी और ये तो रिपोर्टेड केसेस की तादाद है। इसके अलावा अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहिबा, ये जो इस कदर तेज़ी से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, एक तसलसल है इसका, रुकने में नहीं आ रहा है, ना हमारे बच्चे महफूज हैं, ना ख़वातीन महफूज हैं, इसकी आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात है? सिस्टमिक फेलियर, यानी निज़ाम में ख़राबी है। निज़ाम जब पकड़ में नहीं लाती किसी को, कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा सकती, तो डर ख़त्म हो जाता है। आप कितना भी ज़्यादा सज़ा पैदा कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि तसलसल के साथ ये दरिंदे सारे बार बार हरकत करेंगे, बार बार पकड़े जाएंगे, बार बार इनको बाकायदगी से कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। जब ये तसलसल चलेगा, ये निज़ाम चलेगा, तब ये लोग पकड़े जाएंगे, ये हरकतें कम होती जाएं। लेकिन ये बताइएगा कि वरना नहीं होगा। जी, ये बताइए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अंग्रेज़ साम्राज्य हमारे लिए छोड़ गया था, 1860-61 का कानून है, उसमें कोई नुमाया इस्लाह नहीं की गई है, इस्लाहात उसमें नहीं की गई हैं, तो उसको उसमें तरमीम किए बगैर आप जो आप जिस ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं वो कैसे पूरी होगी? गुल साहब, हकीकत कुछ और है। ये पुराना कानून बार बार बदला गया है। इसमें जो शिकें मौजूद थी, जो पकड़ की थी, वो उसको तब्दील की गई है, कमज़ोर किया गया है। और नतीजा ये है कि आज हम इस मोड़ पे आके खड़े हैं कि नाम उनका बदनाम हो रहा है, लेकिन जो हमने तब्दीलियां की हैं और जिस तरह से हम निज़ाम को चला रहे हैं, वो हमारी ख़राबी सामने आ रही है। एक मिसाल देती हूँ आपको। पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुजरिम एक डिस्ट्रिक्ट से भागता है तो पुलिस रगेती है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकती।
उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फौरन आके उनका पीछा करे। इस वाक़े में यही हुआ है बैरिस्टर साहिबा। वही तो, अब आप देखिए उन्होंने किसको फोन किया, उन्होंने कहा ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। दूसरे को फोन किया, उन्होंने कहा हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। ये क्या तरीका है? ये इसका कोई अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों के जमाने में हर डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ थी। उनके पास मजाल था कि वो कह सकते हैं कि कोई ऐसी खबर उनके सामने आई है और उन्होंने उसको परस्यू नहीं किया है कोऑपरेशन के साथ, मगर हम नहीं करते। हमारे यहाँ बहाने हैं। हम तो अपनी पुलिस को पेट्रोल नहीं देते कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के हुदूद से जाके वो आगे जा सके। पेट्रोल उतना ही दिया जाता है गाड़ी को कि वो हुदूद तक जाए और उसको वापस आना पड़ता है, फरार हो जाते हैं लोग। लेकिन ये बताइए, जो जुरिस्डिक्शन का मामला है, क्या ये कानून या कानूनन है? ये कानून में ये लिखा हुआ है, जो SOPs हैं उसमें है, या ये अफसरान अपने तय कह देते हैं कि चूंकि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है लिहाजा हम वहाँ पे नहीं आ सकते? ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सूबा है, सूबे के 2 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान जुरिस्डिक्शन का मामला क्यों पैदा हो जाता है? बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें कागज पे मौजूद है कि इनको कोऑर्डिनेशन करना लाजमी है, लेकिन बजटिंग के जरिए से इनके हाथ बांधे गए। जब आप उनकी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देंगे वो आगे जा नहीं सकेंगे, उनको वो अमला नहीं मिल सकेगा, तो वो वहां कैसे पहुंचेंगे? नतीजा है फरार हो जाता है। तो पहले ही से कह देते कि हम कर कुछ नहीं सकते, हम तो बाहर जा ही नहीं सकते। ये तो हमने जिसको कहते हैं डिसेबल किया है अपने सिस्टम को थ्रू लैक ऑफ बजटिंग। नहीं, ये तो क्या अब सिर्फ बजट की वजह है या आपकी जो हमारी सियासी अशराफिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये उनकी कोई मिली भगत है कि उन्होंने पुलिस को बस अपने लिए एम्पावर किया हुआ है और आवाम के लिए, ख़वातीन बच्चों के लिए उन्होंने एक दरिंदे के तौर पे उनको छोड़ दिया हुआ है और वो अपने सिर्फ कानूनी मुशगाफियों में फंस के और इंसाफ फराहम करने से इनकारी हैं? नहीं, जब आप खुद बजटिंग के जरिए से रुकावटें पैदा करेंगे तो वो निज़ाम नहीं चलेगा। आप कितने भी इख्तियारात देंगे, अगर इख्तियारात इस्तेमाल करने के आलात नहीं होंगे तो वो नहीं चलेगा। आप अदालत खड़ी करेंगे, अदालत के अंदर आप बजटिंग नहीं करेंगे, कोई तैनात करके सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सही सबूत। अच्छा, ये तो एक पहलू है ना बैरिस्टर साहिबा जो आप कह रही हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट एक ये मामला और सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में। इसके बहुत सारे दीगर पहलू भी हैं। जो पहले इम्तियाज साहब ने आपसे पूछा था कि कानून साजी या तरमीम जो है कवानीन के अंदर, आपने कहा कि वो ऐसी तरमीम हुई हैं कि जो उल्टा फैसिलिटेट करती हैं सिस्टम को। तो अब ये तो काम जाहिर है पार्लियामेंटेरियंस का है, आप नहीं समझती कि वो जिम्मेदारी उस तरह से नहीं पूरी की जा रही जो की जानी? और ये किसकी जिम्मेदारी बनते, किसने ये तब्दीलियां की हैं और उन पे फिर अमल दरामद जो था वो पिछली जो असल कानून है उस पर मुअत्तल करवाया? बुनियादी जिम्मेदार कौन है इसका? ये आप इसका ज़्यादा जिम्मेदार है जो कानून साजी की गई है, उसमें लॉ मिनिस्ट्री आती है, उसमें आपके लॉ डिपार्टमेंट्स जो सूबे में हैं वो आते हैं, और साथ साथ उसके जो आपके महकमे हैं, महकमे में मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है। उस वक्त जो है रूल्स ऑफ बिजनेस 1975 में आई, उसके अंदर तब्दीलियाँ की गई। रूल्स ऑफ बिजनेस उसके बाद सारे सूबों में आई, उनमें तब्दीलियाँ की गई। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बाइफिकेशंस की गई, बाइफिकेशंस में जुरिस्डिक्शंस तोड़ी गई, बजटिंग कम की गई। नतीजा ये है कि आपने निज़ाम को घुटने टेक दिए। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सियासी तौर पे जिस तरह आप चाहें। चलिए, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, ये शाहिदा जमील साहिबा ने तो अपनी हवाले से उन्होंने जाहिर है इसके ऊपर रोशनी डाली है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये एक तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर बहुत सी खामियां हैं। मेरे ख्याल में जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक ये हमारे ये इस तरह के मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए, बसद एहतराम शाहिदा जमील साहब का जी, उसमें मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता रोज़ एक कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ है सेनेट में। जी, उसकी क़यादत राजा खुर्रम नवाज साहब ने की और उसमें बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि जो अडियाला जेल है रावलपिंडी की, वहाँ पे रिश्वत का बाज़ार गर्म है। वहाँ पे मुजरिम जो है बैठ के
अपने गैंग चला रहे हैं। मज़ीद तक़वियत उनको मिलती है जी, वहाँ पे। और कई लोग उन्होंने कहा कि जेलों में नज़रबंद तो हैं कानून की नज़र में, लेकिन असल में वहाँ पे वो वीआईपी के तौर पे रह रहे हैं। और ये मिसाल मुझे ख़ुद भी मालूम है, यहाँ एक बहुत मशहूर सियासी शख्सियत हैं, पहले कभी वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ होते थे, उनके फिर कुछ बड़े करीबी रिश्तेदार अब एक दूसरी जमात में आ गए हैं, पीपल्स पार्टी में, और उनके वो साहब जो हैं वो जेल में बैठ के वो लोगों के तबादले करवाते रहे हैं। फिर गुज़श्ता और उसमें अपने इलाके की जो मसाजिद है वहाँ के इमाम नए लगवाते हैं, तब्दील कर, आला अफसरों की तैनातियाँ, ट्रांसफ़र्स वो करवाते रहे जेल में बैठ के। और जेल में वो इसलिए बैठे कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में एक बहुत मजबूत इरादे का मालिक वज़ीर दाखिला आ गया था। वो वज़ीर दाखिला थे निसार अली ख़ान साहब। उस मामले में इन्होंने बिल्कुल कोई रियायत नहीं बरती, उन साहब को जेल जाना पड़ा और उनके ऊपर कोई 20-22 कत्ल के मुकदमे थे। बहुत बड़ा उन्होंने अपना जो घर, महल नुमा घर बनाया हुआ है पुराने एयरपोर्ट के पास, वहाँ जाके हम भी परेशान हो जाते थे। पता चलता था कि जैसे हम किसी फिल्म के मंजर में अंदर आ गए हैं। जो वहाँ पे मंजर है, शेर रखे हुए हैं, अच्छा, कुत्ते कुत्ते रखे हुए हैं, शिकारी कुत्ते रखे हुए हैं उन्होंने, और उनके गनमैन पूरी फसील पे फैले हुए हैं। यानी जो जितना बड़ा, अब आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, क्रिमिनल है, उतना ज्यादा ताकतवर है इस और मुआशरे उनके उस डेरे पे उस वक्त भी 2 पुलिस अफसरान बैठे हुए थे, अपने बाकायदा वॉकी टॉकी यानी वायरलेस समेत। हालांकि उस वक्त, जिस वक्त मैंने उस जगह का दौरा किया, और अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त उनके ऊपर कोई 20-22 कत्ल के मुकदमात में वो मतलूब थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों के साथ वो बैठे चाय वाय पी रहे। हमारी भी उन्होंने खिदमत की, उस वक्त मैं के सिलसिले में गया हुआ था। तो जो शाहिद जमील साहबा तो एक पेट्रोल के मसले पे थोड़ी सी अटक गई थी, और सिर्फ एक बिल्कुल छोटा सा पहलू है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस अंदाज़ में हमारी पुलिस यहाँ अपने मामलात को कंडक्ट करती है, जिस अंदाज़ में एक कहीं पे कोई लड़ाई होती है तो उसमें 1-2 जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है उसकी बजाय 10-10 लोगों के वो नाम लिख लेते हैं। क्यों? उनके लिए वो मुर्गों की हैसियत है कि 10 लोगों के नाम वो FIR में डालेंगे और 10 लोगों से उनको पैसे बटोरने का एक मौका मिलेगा। लेकिन ये हुकूमत इम्तियाज़ साहब, सॉरी टू कट यू है, ये तो बहुत ज़्यादा बात करती थी पुलिस रिफॉर्म्स की। 6 IGs चेंज हो चुके हैं पंजाब के अंदर, तो इस पर क्यों काम नहीं हो पा रहा? उसमें आपने देखा कि जब IG साहब को चेंज किया गया 4-5 दिन पहले और नए IG आए, तो कुछ जो उनके मातहत अफसरान हैं उन्होंने अमलन बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हम इनके नीचे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमसे जूनियर हैं। यानी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ने बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव एक फ़ैसला किया और उन अफसरान ने बगावत कर दी। तो इस वक्त सूबा पंजाब में बुनियादी तौर पे कुछ अफसरों की तरफ से अमलन एक बगावत का सामना है हुकूमत को, क्योंकि वो नए IG को मानने से इनकारी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है हमारे निज़ाम हुकूमत पे कि पुलिस अफसरान क्या अपने तय एक एंटिटी हैं या वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं? क्या ये सवाबदीदी इख्तियार चीफ़ एग्जीक्यूटिव का है किसी भी अफसर को वहाँ पे लगाने का जो हुकूमत मुनासिब समझती है, या फिर जो बाकी लोग हैं उनकी मर्ज़ी से वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आएगा? तो उसमें उन्होंने एक जो आपने शुरू से बात की कि मैं उसी पे आना चाह रही थी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जहाँ वीडियो सबूत मौजूद हो और मजीद अचकज़ई को इस तरह से छोड़ दिया जाए, तो वहाँ तो अब ये जो मामला है तो सबूतों और गवाहों के चक्कर में न जाने पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, कुछ होगा या नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है उसमें। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो उसकी बुनियादी जो थी आज से 1860 में, मतलब 150 साल हो गए वो बना था। हमारा निज़ाम अभी भी उस बुनियाद पे चल रहा है। शाहिद जमील साहबा के बकौल कुछ तब्दीली हुई है उसमें, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें जो बुनियाद है उसका वो वही है। और उसमें उसी की वजह से जो पुलिस है वो केस बनाती है, अपना चालान तैयार करती है, अदालत में चला जाता है। अब ये फिर डिपेंड करता है कि वो केस गया किस, उसमें मुलविस कौन है, मुल्जिम कौन है, उसका वकील किस हैसियत का है। तो मुल्जिम और वकील की माली हैसियत उस केस के नतीजे का तयन करती है। आपके पास वो मिसालें हैं कि मुश्ताक रईस सानी
बिल्कुल याद है। सेक्रेटरी फाइनेंस था बलूचिस्तान का, 70 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए। आज वो अदालत पे खुलम खुला घूम फिर रहे हैं। उनके साथ जो को एक्यूज थे मीर खालिद लांगो, वो भी आज़ाद बल्कि घूम फिर रहे हैं कराची में, सेल्फी वगैरह बना रहे हैं। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी उनका जिक्र किया था। अब मैं हैरान हूँ, गुज़श्ता रोज़ नैब ने एक छापा मारा लाहौर में, और एक साहब का एक्साइज इंस्पेक्टर है, ग्रेड 15-16 का होता है, ख्वाजा वसीम उनका नाम है। उनके 33 करोड़ रुपए कैश उसके घर से निकला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे ये हाल हो सिस्टम का कि आप कैश के साथ पकड़ लेते हैं, आप किसी को उस पिस्तौल समेत, आला वारदात समेत गिरफ्तार कर लेते हैं कि 10 बंदों के सामने एक कत्ल हुआ है, 50 लोगों के सामने वो गरीब सार्जेंट को मजीद अचकजई ने रौन डाला था, उनको अदम सबूत की बिना पे बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिसके अंदर तो जिस मुल्क का निज़ाम इंसाफ जो है, उसको अगर वो वीडियो आज के दौर में अगर वीडियो को वो सबूत नहीं मानता है, तो मैं तो उस पर, मैं नहीं कहूँगा कि उस पर लानत है, लेकिन इंतहाई अफसोस है, तजलील है इंसानियत की, तजलील है इस लफ्ज़ की सबूत की। इसलिए कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि इंग्लैंड में इस नौयत के वाक़यात होते रहे, जब बलवे होते हैं वहाँ तो खुसूसी अदालतें वीकेंड पे लगा के, आज से 10-12 साल पहले उन्होंने बस पुलिस को भी बुलाया, जजों को भी बिठा दिया और साथ में मुल्ज़मान को भी बिठाया, और वीडियो के ज़रिए जिसकी शनाख्त हुई वहीं बैठे बिठाए उनको उन्होंने सज़ा दे दी। हमारे यहाँ जो निज़ाम है, PTV पे एक 2014 में हमला हुआ, वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। हमारे मॉडल टाउन का 14 हलाकतें हुई थी, वो मुकदमा भी अपने कोई हतमी अंजाम को नहीं पहुँचा है। तो जब तक हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे ठीक नहीं होता है, जब तक सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जिसको कहते हैं कि सज़ा का यकीनी होना नहीं होगा, उस वक्त तक लेकिन कब तक इम्तियाज साहब, 70 साल हो गए इस मुल्क को कायम हुए हुए, और अब तो लोग इस वाक़े के बाद तो ख़ास तौर पे आप ये देखें कि आप नहीं समझते कि ये हमारी माशरती अखलाकी पस्ती जो है वो भी एक वजह है, और वो भी एक मैं समझती हूँ कि कसूर कवानीन में अगर पूरा माशरा किस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कवानीन में अगर तब्दीली नहीं हो रही, इस्लाह नहीं हो रही है, उनका एब्यूज़ हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो भी यहाँ अखलाकी पस्ती का एक इजहार है। और अखलाकी पस्ती उन लोगों की जो कि हमारे करता धरता हैं, सियासी अशराफिया है, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और हमारे दूसरे बहुत सारे शोबे हैं, तमाम लोग, वो लोग जो कि फ़ैसला साजी में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं और जो ये कवानीन तब्दील नहीं कर पा सके, नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये सब इस अखलाकी पस्ती के और इन जुराइम के ज़िम्मेदार है। मैं देख रहा था कि ये कोई पहला केस नहीं है। पंजाब में 2019 के दौरान हमें कोई सहाफ़ी नदीम फारूक पराजा साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि सिर्फ रेप के केसेस पंजाब में 2019 में 3881 हुए हैं। और उससे एक बहुत बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि सिर्फ एक ये केस है, इसके बारे में इतनी हाइप, इतना शोर व गौगा क्यों पैदा हो गया है, इंतहाई काबिल मजम्मत है, इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कहीं आके तो इम्तियाज साहब लोगों का ज़मीर भी जागेगा ना, जब तक सजा नहीं मिलेगी किसी को, मिसाली सजा नहीं, मैं ही नहीं कहता कि उनको खुलेआम फांसी देनी चाहिए, वो जो भी बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत हमें जो चीज़ जिसकी इजाज़त है वो हमें ज़रूर कवानीन का इस्तेमाल करके इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, ताकि उन लोगों की हौसला शिकनी हो, उनके सामने मिसाल रहे जो कि किसी भी वक्त इस किस्म के मौके से गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हमें हमारे जितने भी करता धरता हैं, अशराफिया है, हुक्मरान हैं, इन सब को मिल के बड़ा हंगामी बुनियादों पे इस मामले का जायज़ा लेना होगा कि किस तरह मौजूदा कानून के तहत सज़ा को यकीनी बनाया जाए। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा माशरा जो है वो भी मैं समझती हूँ कि उसको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए इस तरह के मामलात के ऊपर। और ये जिस तरह का वाक़या था, इसके अंदर आप चाहे सज़ा दे दें उन लोगों को, कुछ भी कर लें, लेकिन वो बच्चे जिनके सामने ये सब कुछ हुआ है, उनकी माँ की तस्लील हुई है, उनका जो ट्रॉमा है वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता। और उस औरत की इज़्ज़त, क्या उस शख्स को, इन दरिंदों को सज़ा मिलने के बाद भी क्या उस औरत की इज़्ज़त बहाल हो जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिएगा।
जनूबी कोर्ट मोहम्मद अली जिन्नाह का घर था जो उन्होंने 1936 में तामीर कराया। ये घर मालाबार हिल के पड़ोस में वाक़ है। हिंदुस्तान की तकसीम तक जिन्नाह हाउस कायदे आज़म की रिहाइशगाह रही। मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए। उनका पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्नाह भाई था। उनके वालिद का नाम जिन्नाह भाई पूंजा, वालिदा का नाम मिच्छी भाई था। वेलकम बैक। नाज़रीन, कौमी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की हैसियत से PSO ने मुल्क की ईंधन की जो सनत है उसमें एक अहम कदम उठाया है और फ्यूल के मयार को यूरो 2 से यूरो 5 पर मुंतकिल किया है। और कहा यह जा रहा है कि माहौलियाती जो माहौल में जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसको ख़त्म करने में ये एक बड़ा कदम जो है ये उठाया गया। मयारी फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ गैस की मुमकिन शॉर्टेज के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में खासतौर पे सर्दियों में ये शॉर्टेज हो सकती है। इसकी क्या वजूहात होंगी, क्योंकि हर साल ये होता है और ये क्यों इस दफ़ा फिर हम ये शॉर्टेज जो है वो देखेंगे। इसी के हवाले से हम बात करने के लिए हमने जहमत दी है इलियास फाजिल साहब को। साबिक मेंबर हैं ओगरा के, इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हैं और उन्होंने यूरो 5 के हवाले से एक पेपर भी लिखा है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया है। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया इलियास फाजिल साहब आपके वक्त के लिए। इलियास साहब, ये जो मुंतकिल किया गया है यूरो 2 से यूरो 5 की तरफ फ्यूल को, और ये कहा जा रहा है कि मयारी फ्यूल होगा, आप इस पे क्या समझते हैं कि आपकी क्या इस पे एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि माहौलियात की इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है। ये समझना ज़रूरी है अलबत्ता कि फ्यूल एक चीज़ होती है और कार इंजन दूसरी चीज़ होती है। ठीक। यूरो की हम बात जब भी करते हैं तो ये 1990s में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहले यूरो एमिशंस के जो अपना स्टैंडर्ड्स होते हैं दे अप्लाई टू द कार इंजन। जब कार इंजन डिज़ाइन हो गया तो उसके बाद इंडस्ट्री को बताया जाता है कि जी इसमें ये फ्यूल चाहिए होगा। उस फ्यूल को जब आप यानी डिज़ाइन करते हैं तो उस फ्यूल को जब आप उस एमिशन कंप्लायंट इंजन में इस्तेमाल करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा, नंबर 1। दूसरे ये समझने की बात है कि यूरो 2 इंट्रोड्यूस हुआ था कोई 16 साल पहले और यूरो 2 से लेके यूरो 5 आने में वहाँ पे यूरोप में लगे हैं तकरीबन 16 साल और हम ऑल ऑफ अ सडन यूरो 2 से यूरो 5 जा रहे हैं। पहला तहफ़्फ़ुज़ात की लिस्ट में जो मेरा इस पे ओपिनियन है वो ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो लोकल रिफाइनरीज़ हैं वो सिर्फ 30% पेट्रोल बनाती हैं और 70% आप इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह वो डीज़ल जो बनाती हैं वो 50% वो बनाती हैं, 50% आप इंपोर्ट करते हैं। तो अभी वो जो तो रेडी नहीं है टू कन्वर्ट फ्रॉम यूरो 2 टू यूरो 5। देखें, यूरो 2 में जो सल्फ़र की मकदार होती है वो होती है 500 पार्ट्स पर मिलियन। यूरो 5 में वो होती है 10 पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली यूरो 2 के जो पेट्रोल में जो बेंजीन कंटेंट होती है वो 5% मैक्सिमम होता है और यूरो 5 में वो 5 से वापस नीचे 1% आता है। सिमिलरली डीजल की अगर हम बात करें तो यूरो 2 में 500 ppm सल्फ़र होता है और यूरो 5 में वो 10 ppm पे आ जाता है। मैं इन दूसरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि जो स्पेसिफिकेशंस इशू की गई हैं वो ट्रू यूरो 5 हैं या नहीं हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि इतनी स्ट्रिंजेंट जब आप रिडक्शन करेंगे सल्फ़र में और बेंजीन में तो आपकी रिफाइनरीज विल नॉट बी केपेबल टू प्रोड्यूस सो दैट यू कैन सप्लाई एंड स्विच ओवर in September
from Euro 2 to Euro 5, and as far as diesel is concerned, to switch over from 1st January 2021 to Euro 5. सबसे पहले तो ये समझना आपका ज़रूरी है। दूसरा ये कि जी नहीं, बेसिकली एक आप इसी से एक सवाल निकलता है कि अब तो चूँकि आपका बुनियादी तौर पे एक बड़ा एतराज़ ये भी था कि न तो हमारी रिफाइनरीज इस काम के लिए तैयार हैं मुकम्मल तौर पे, ना ही हमारे जो फ्यूल स्टेशंस हैं वहाँ पे वो सहूलियात या फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, आपने काफ़ी सारी चीज़ें गिनवाई, 7-8 बड़े आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बताइए कि अब तो एक अलामती तौर पे इन्होंने ये फ्यूल मुतारिफ़ तो करवा दिया है, आप नहीं समझते कि इसको मुतारिफ़ करवाने के बाद अब जितनी भी यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ या ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज़ जो हैं वो अब मजबूर होंगी ये तमाम सहूलियात जल्द अज जल्द यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि बहरहाल हुकूमत ने पहला कदम तो ले लिया है। नहीं, देखें, अगर मेरे नज़दीक अगर एक कोई कदम लिया भी गया है और उसमें कोई ऐसी यानी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको यानी डिस्कस करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया है कि इस पर एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर एक गलत स्टेप ले भी लिया गया है तो उसको करेक्ट करने में क्या हर्ज है, इससे पहले कि आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हों जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं अपनी रिपोर्ट में। दूसरा ये है कि आप माहौलियात की बात कर रहे हैं, जिन गाड़ियों में आप इसको डालेंगे उसके इंजन यूरो 2 कंप्लायंट भी नहीं है, तो यूरो 5 कंप्लायंट कहाँ से होंगे, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप उन गाड़ियों में डाल रहे हैं जो ना के एनुअल इंस्पेक्शंस उनकी होती हैं, बाहर जहाँ जिसको आप एमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे एनुअल इंस्पेक्शन होती है एट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो सर्टिफाई करती है कि ये गाड़ी जो है ये इस काबिल है कि रोड पे चल सके अगले साल, और जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं होती वो गाड़ी सड़क पे आती ही नहीं है। यहाँ पे ना कोई इंस्पेक्शन है ना कोई इस तरह की फैसिलिटी है। नहीं, लेकिन इलियास साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहाँ पे यूरो 2 या यूरो 5 के काबिल कोई गाड़ी है ही नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो यहाँ कितनी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जो 3-4 बड़ी कंपनियाँ हैं, आखिर क्या वो यूरो 5 के कंप्लाइंट नहीं होंगी? नहीं, उन यूरो 5 कंप्लायंट गाड़ियों में जो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम्स होते हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर, नॉक्स और सॉक्स को रिड्यूस करने के लिए एग्जॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वो है ही नहीं। और कीमतों का भी जाहिर फर्क होगा यूरो 2 और यूरो 5 में, और ये तो लोगों की मर्जी है कि वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। तो अगर वो इस्तेमाल ही नहीं करते तो फिर तो फायदा नहीं है इसका। नहीं, कीमतों में तो डेफिनेटली असर होगा। पहला रिएक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो ये था कि जी PSO ने अभी इंपोर्ट की है वो यूरो 2 से भी सस्ती है। देखिए, इस वक्त की मार्केट कंडीशन जो है दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉन्ग टर्म। आपको पता है कोविड-19 से निकल के अभी हम वापस आ रहे हैं और वापस आना शुरू हुए हैं। कुछ 1-2 महीने पहले तो इतनी प्राइसेस नीचे चली गई हुई थी कि कौड़ी के दाम लोग बेच रहे थे। तो ये कहना कि जी ये जो इस प्राइस पे अभी इंपोर्ट हो गया है वो पता नहीं मुझे कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, लेकिन ये कि रिप्रेजेंटेटिव होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये बिल्कुल गलत है और इसको मैं बिल्कुल अपोज करता हूँ इस स्टेटमेंट को। और प्राइस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले मैं गया था एक पेट्रोल पंप पे इस्लामाबाद के, जहाँ पे जो अल्ट्रा PMG है उसका 108 रुपये उसका जो था यानी उसकी प्राइस थी। आज वो बढ़ा के 2 रुपये और बढ़ा दी है, तो 10 रुपये का फ़र्क आ गया बिटवीन 92 ऑक्टेन और 97 ऑक्टेन। तो ये तो सामने नज़र आ रहा है प्राइस में। और जब प्राइस की हम बात करते हैं तो हम इसकी बात नहीं करते कि 50% आपकी जो वेहिकुलर पॉपुलेशन है वो तो मोटरसाइकिल्स हैं। आप अभी भी उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि जी आप 92 रॉन की जो प्राइस एक गाड़ी वाला पजेरो वाला पे कर रहा है वो आप पे करें। अब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो 10 रुपए की प्राइस बढ़ेगी, जो तो डेफिनेटली बढ़ेगी, वो भी वो पे करें। तो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन अभी यूरो 5 की खरीदारी कोई उस पर लाजमी तो नहीं है। नहीं, यूरो 5 की नहीं है। तो आपके ख्याल में जब रिफाइनरी नहीं बना सकेंगी और यूरो 5 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंपोर्ट करके लाएंगी तो आपका 30% तो रिफाइनरीज बना रही होंगी और वो 92 होगा, और 50% HSD बना रही होंगी वो भी यूरो 2 होगा।
तो आपको यूरो 5 तो नहीं मिलेगा आउटलेट्स पे, आप हायर प्राइस ले रहे होंगे जस्ट बिकॉज वहां पे यूरो 5 डिस्प्ले हुआ है, हालांकि वो एक्चुअली इन बिटवीन यूरो 2 और यूरो 5 होगा। ये ऐसी चीजें हैं जिनको एक पब्लिक डिबेट की तरफ जाने की जरूरत समझी जाती है हमारी तरफ से, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, गैस की प्राइसेस जब आप बढ़ाते हैं तो आप एक हेयरिंग करते हैं, ओगरा एक हेयरिंग करती है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को मौजूद होते हैं, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, उसके बाद फैसला होता है। उसके बाद होती है। आपने बात की ओगरा के अंडर, ओगरे के अंडर ये डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री भी आती है, और ये जो पीएमजी और जो अपना एचएसडी है ये भी उनके अंडर आते हैं। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि इस पे एक आप ओगरा के ऑस्पिसेस से एक डिबेट करें, उसमें क्या हर्ज है। इससे पहले कि आपको शॉर्टेजेस शुरू हो जाएं, आपको जो प्रॉब्लम्स हमने हाईलाइट किए हैं वो आए, हम तो एक वार्निंग आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया इलियास फाजिल साहब आपकी गुफ्तगू का और आपकी इतनी ज़्यादा गहरी इसके ऊपर नज़र। उन्होंने कहा कि हमारे जो इंजन हैं ज़्यादातर गाड़ियों के वो यूरो 2 कंप्लाइंट भी नहीं है, यूरो 2, और वो 5 के ऊपर एकदम से कर दिया गया। आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, फिर हम गैस की शॉर्टेज की तरफ चलेंगे। जो मेरा ख्याल है टेक्निकल बातें हैं, आम लोग इसमें बहुत ज़्यादा शायद वो सब समझेंगे भी नहीं। तो कह रहे थे इलियास साहब बुनियादी तौर पे कि इसके लिए पब्लिक हेयरिंग यानी खुली कचहरी लगानी चाहिए, जैसे कि पैमरा वाले भी करते हैं, ओगरा वाले भी कर रहे हैं, और उसके ज़रिए इनका ख्याल है कि उसके लिए राय हमवार करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये एक हकीकत है कि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज अभी मुकम्मल तौर पे यूरो 5 तैयार करने की पोजीशन में नहीं है। इस तरह जो पेट्रोल स्टेशंस हैं वहाँ पे भी अभी इनके लिए अलहदा टैंक्स जो हैं अभी नहीं लगाए गए हैं। तो जब तक आप उसकी ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलहदा टैंकर नहीं होगा, उसको स्टोर करने के लिए अलहदा टैंक नहीं होगा, और उसको वसूल करने वाली गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो उसमें जाहिर है मसाइल होंगे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उनके बेजा नहीं हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात को आप देखें तो यहाँ पे चीज़ों को ज़बरदस्ती धक्का दे के शुरू किया जाता है। हो सकता है वो धक्का देते देते कुछ न कुछ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ में पैदा हो जाएं, और वो फिर इसको प्रमोट करना भी शुरू कर दें, क्योंकि बहरहाल ये बहुत मयारी तेल है, मयारी है, फ़िज़ा के लिए कम तरीन उसका नुकसान है। ठीक, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों जो गैस की शॉर्टेज का इंदिया दिया है, यानी इस दफ़ा फिर सर्दियों में ये मसाइल जो है इनको हमें फेस करना पड़ेगा। जी, वो कोई लगता है कोई दो बड़े मसाइल का सामना है इस वक्त हुकूमत को। एक तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने इंतबा कर दिया है कि हो सकता है हमें मुश्किल का सामना करना पड़े, और मेरा ख्याल है वो उसकी वजह ये है कि चूँकि अभी कोविड के बाद सनत को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल मिलें हैं उनको उनकी बहाली की कोशिश बड़ी तेज़ी से जारी है। और कोशिश हुकूमत की ये है कि उनको फर्नेस ऑयल ना इस्तेमाल करने दिया जाए, क्योंकि फर्नेस ऑयल इस वक्त कमी भी है, उसकी सप्लाई कम है, वो महंगा भी है और गंदा भी है, यानी फ़िज़ा के लिए वो नुकसानदेह भी है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद हुकूमत मनसूबाबंदी कर रही है कि LPG या दूसरी जो गैस है वो फराहम की जाए टेक्सटाइल मिलों को, ताकि टेक्सटाइल मिलें दोबारा चलें, एक्सपोर्ट हम कर सकें, यानी अपनी जो पैदावार है मसनूआत यहाँ से भेज सकें, क्योंकि टेक्सटाइल का हमारी बरामदात में तकरीबन 60%, 59-60% हिस्सा है, जो कि हमारे लिए ज़र मुबादला का इंतहाई अहम ज़रिया है। तो उनका, और अगर जब इनको गैस फराहम की जाए टेक्सटाइल मिलों को, तो ये फिर मुकाबले के काबिल भी हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर फर्नेस ऑयल अगर हम इस्तेमाल करें या बराह रास्त बिजली इस्तेमाल करें तो वो बहुत महंगी पड़ रही है। हमारा जो कम्पेटिटिव एज होता है, मुसाबकती जिसको कहते हैं आपका फ़ायदा, वो बहुत कम रह जाता है बांग्लादेश, भारत और चीन के मुकाबले। खैर चीन का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि घरेलू सार्फिन को उन्होंने इंतबा किया है कि ये उनके लिए आने वाले दिनों में ज़्यादा। मुझे तो ये लग रहा है कि इस्लामाबाद के बाहर जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पेशावर है, वहाँ भी बेचारे लोग तरसते रहते हैं गैस को। लाहौर में बहुत बड़ा मसला, लाहौर में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे, और उसके अलावा जो भी दरमियान में चाहे गुजरांवाला है, गुजर खान है, वहाँ पे लोगों को लगता है कि काफ़ी मसले का सामना करना पड़ेगा। दूसरा एक और बड़ा मसला ये है कि बहुत सारा दारोमदार पाकिस्तान में की हुकूमत का सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न गैस पाइपलाइंस का अभी हो गया दरामद शुदा LPG पे, और हम वहाँ से दरामद कर रहे हैं, दरामद करने के,
और मज़े की ब्रेक बात का यह मुझे है, बार-बार कहा जा रहा है जी, इम्तियाज़ साहब। मज़े की बात यह है कि हम दरामद करते हैं $8-9 पर MMBTU, और उसको जो फ़रोख्त कर रहे हैं सार्फिन के लिए, जो कीमत जो बनती है वो उससे दुगनी बनती है। फिर इस तरह हमारी कीमतों में तफर्रुका है। जो सुई सदन गैस है उसकी कीमत कोई $6-6.5 फ़ी MMBTU है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो कि जो इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर को सप्लाई करती है, उसकी कीमत कोई $11.5 फ़ी MMBTU है। ठीक। अब मसला ये हो रहा है कि हमें तो सबसे हेविली सब्सिडाइज गैस मिल रही है घरों में, लेकिन वो सब्सिडी कहाँ से जाती है? वो हमारे आपके टैक्सों से जाती है। तो एक बहुत बड़ा इस वक्त बहरान बना हुआ है कि किस तरह पूरे मुल्क में गैस की कीमत को एक औसतन मुसावी किया जाए। अब उस पर सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें अटक गई हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर कीमतें मुसावी हो गई तो फिर गैस रॉयल्टी से उनकी जो कीमतें हैं या उनकी गैस रॉयल्टी है वो कम पड़ जाएगी। तो इस वजह से ना बड़ी मुज़ामत का सामना है इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों की तरफ से। लेकिन शॉर्टेज बहरहाल होगी शॉर्टेज सर्दियों में अगर तो, और शॉर्टेज इस वजह से भी होगी कि हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि जो LPG LNG को दरामद किया जाए सिर्फ सरकारी कंपनियों के ज़रिए। निजी शोबे की बज़ाहिर कोई हौसला अफजाई नहीं की जा रही है। हालांकि हमें बताया गया कि निजी शोबा सस्ती गैस LNG LPG दरामद करने की पोजीशन में, उन्होंने ऑफ़र भी की है। लेकिन अब अल्लाह जाने कि हुकूमत की क्या हिकमत है। जो मुतल्लिका वजारतें हैं, नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब, अपनी उनकी कोई तरजीहात होंगी, अल्लाह करे वो पाकिस्तान के हक़ में हो कि महंगी गैस वो दरामद कर रहे हैं और वो सब्सिडाइज फिर हमें दे रहे हैं, वो किस हद तक हमारे बहरान से बचने में मददगार साबित आने वाले दिनों में हमें दोबारा एक पूरे इस पे सेगमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे पास टाइम बहुत कम है और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको मैं चाहती हूँ कि आज हम उसके ऊपर भी कुछ बात कर लें, जिसमें कायमा कमेटी बराए सनत ने पाकिस्तान में जो बनने वाली गाड़ियाँ हैं उनके मयार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का गुज़श्ता दिनों इंतज़ार किया है। तो इम्तियाज़ साहब, एक तो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो, उनको जो इस वक्त आग लगी हुई है, यानी आम आदमी तो गाड़ी अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटी गाड़ी भी। तो ये इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? वो देखिए, जो कायमा कमेटी थी बराए सनत सेनेट में, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कही। एक उन्होंने कहा कि ये जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं पाकिस्तान में, वो अवाम को दोनों हाथों से लूट रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कीमती तरीन गाड़ियाँ हैं लेकिन उनके भी एयर बैग्स नहीं खुलते। देखिए, एयर बैग आपकी हिफाजत के लिए होता है कि अगर आपने अचानक ब्रेक लगाई, एयर बैग खुलता है ताकि आपको झटका न लगे, आप विंड स्क्रीन से टकराएं नहीं। इसी तरह अगर आप जनरली भी देखें, यहाँ पे बनने वाली गाड़ियाँ बनते तो नहीं, असेंबल होती हैं, जो असेंबल होती हैं। उनकी अगर मायार को परखा जाए यूरोपीय मायार पे, तो कम से कम 3 दर्जन उसमें से नकाइस निकलेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले, 2 बड़ी कंपनियाँ, उनकी जब इवैल्यूएशन की गई क्वालिटी एश्योरेंस, तो उसमें एक जो बड़ी कंपनी है उसमें से 72 नकाइस निकले थे। दूसरी जो गाड़ी है जो कि इस वक्त सबसे महंगी है, उसमें 42 नकाइस निकले थे। जी नहीं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, वो कंपनीज खुद नहीं यहाँ पे मॉनिटर करती। बड़ी अच्छी आपने बात की है कि मॉनिटरिंग करने वाले अगर खुश हों पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अगर उनको हर महीने एक नई गाड़ी मिल जाए जो कि वो आगे मुनाफे पे बेच दें, उनको साल में 2 दफ़ा गैर मुल्की एक ट्रिप दे दिया जाए, सस्ती गाड़ियाँ उनको मिल जाएं, वो उस क्वालिटी को क्यों कंट्रोल करेंगे? तो ये हमारे मुसलसल जो हमारे वजारत सनत और पैदावार जो है, उसके जो सेक्रेटरी हैं, उसके वज़रा रहे हैं और उनके आला हुकाम हैं, उनके तो एक लिहाज से मज़े थे। देखिए, 40 बरस कम से कम हो गए पाकिस्तान में गाड़ियां बनते हुए। 1994 में ये 2 बड़ी कंपनियां हैं, टोयोटा, मैं नाम ले ले तो टोयोटा और होंडा, इन्होंने वादा किया था, बाकायदा MOU साइन किया था हुकूमत पाकिस्तान से कि हम 20 बरस के बाद मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी उसका हर पुर्जा गाड़ी का पाकिस्तान में बनेगा और यहाँ पे असेंबल होगा। आज तक जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है वो शायद 60-70% हुआ है। होता क्या है कि इंजन और उसके जितने मीटर्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारा बाहर से आता है। ये कंपनियां बड़ी आराम से एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाती हैं बैंकों में,
उस लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसे उस पे वक्ती तौर पे डॉलर जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के खर्च होते हैं। तो अभी जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपने तो वादा किया था कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का, और वो कहाँ है? तो वो आपको याद होगा गुज़श्ता साल तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा कि सालाना हम मेंटेनेंस करें, लेकिन असल में उनसे जब पूछगछ की गई तो उनको फिर समझ नहीं है कि अब हम क्या करें। बाद में मेरा ख्याल है कोई कंप्रोमाइज़ वगैरह हुआ है, लेकिन जो आपने क्वालिटी की बात की वही मैं 7-8 साल पहले जो मैंने आपको बताया कि नकाए से एक गाड़ी में से 73 निकले, दूसरी में से कोई 42-43 निकले, तो ये बाहर से आए, हमारे जापानी भाई आए, उन्होंने चेक किया तो कहा ये आप क्या बना रहे हैं। सही बात। अच्छा, और शायद यही वजह है कि फिर गाड़ियाँ इंपोर्टेड जो हैं वो लोग प्रेफर करते हैं या वो ख़रीदते हैं, और वो भी वो गाड़ियाँ होती हैं जो बैरूनी ममालिक में अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती हैं, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान की इन रोड्स के ऊपर जो पहले ही जिनकी हालत मखदूश है वो यहाँ पे कितना अरसा जो है हम उन्हें रिकंडीशन गाड़ियाँ कहते हैं ना, बड़े शौक से। exactly. वो होता है कि दुबई आती हैं जापान से 3-4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी, वहाँ पे उनको थोड़ा लेपा पोती होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा देते हैं सीटों पे, और डेंट पे हल्का फुल्का डेंट पेट, और यहाँ पे आते कि जी हमें जापान में गाड़ी मिल गई है। और यहाँ पे जो लोग हैं जो हमारी वजारतों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तयन करना होता है कि कीमत कम से कम रहे, मुनासिब रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, उनके अपने रोजियां लगी हुई हैं, लिहाजा उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है कि सार्फिन को इतने लाखों रुपए दे के भी क्या मिलता है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, चूंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बात करेंगे कि जो फिटनेस होती है इन व्हीकल्स की, खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सर्टिफिकेशन या उसको मॉनिटर करने का या उसके लिए जो कवानीन है वो क्या है पाकिस्तान में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ना होने की वजह से हादसा जो हैं वो आए रोज़ पेश आते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।